हेलो बच्चों। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। बच्चों, जो डिस्कशन हम लोग शुरू से करते हैं या ईएम वेव कहाँ से शुरू होता है, इसको अगर जानना चाहें अगर हम, तो सबसे पहले अगर हम पूरे के पूरे इंटरमीडिएट फिजिक्स को देखें तो इंटरमीडिएट फिजिक्स में सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ चार्ज एंड चार्ज हैव प्रॉपर्टी। किस चीज़ तरीके की प्रॉपर्टी होगी। चार्ज जब रस पर रहेगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर चार्ज मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अगर इन दोनों के अलावा केसेस बन जाए कि चार्ज ना एक्सेलरेट करके चले, चार्ज तो चले और कैसे चले, एक्सेलरेट करके चले, तो वहां पर कंडीशन बच्चों आपके पास ये आती है कि वो चार्ज प्रोड्यूस करता है कौन कौन सा इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा और एक इफेक्ट और बताएगा, यानी वो क्या करेगा, रेडिएशन के फॉर्म में चलने वाला है। यानी उसके चारों तरफ ऐसा बोल सकते हैं कि वो रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला है। ठीक, चलो, तो यहां तक तो ये बात आती है कि भाई हमने बेसिक से शुरू किया था, कहां से, दैट इज चार्ज से। ठीक है, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर्स में, तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये सीखते हैं कि भाई ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैसे, तो चार्ज के चलने की वजह से। अच्छा, तो यानी कोई ना कोई सोर्स तो होगा, यानी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमने दिया तो उससे क्या मिला, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। एक बात वहीं पर हम लोगों ने और सीखी थी, क्या सीखी थी कि अगर मैं किसी दो चार्ज को एक पास रख दूं ना तो दोनों चार्ज एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। तो खींचने की कोशिश करते हैं तो मतलब ये है कि अगर मैं एक चार्ज को ऐसा बना दूं कि एक चार्ज सेंसर है जो कि सेंस करेगा कि ये कितना खींचने वाला है, तो यानी इसका इफेक्ट जितना आएगा उसी को हम लोग क्या नाम देते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते थे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ते हैं चैप्टर 2 में। फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि चार्ज ना मूव कर रहा है, तो वहां से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, यानी फील्ड की वजह से ही करंट आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर और आगे चलें तो हम ये बता सकते हैं, और ध्यान रखिएगा, दैट इज चेंज इन फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब अगर कहीं पर पोटेंशियल बराबर बराबर है तो करंट चार्ज थोड़ी ना चलेगा। कब चलेगा, व्हेन चार्ज पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब फील्ड का डिफरेंस। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई चार्ज के मूव करने की वजह से ना, हम लोगों ने ये सीखा कि चार्ज के मूव करने की वजह से उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा दूसरा नाम दिया करते थे। क्या नाम दिया करते थे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मेरे पास कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट जाएगा, करंट जाएगा यानी चार्ज मूव करने वाला है, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो अपने चारों तरफ वो एक रीजन ऑफ स्पेस बनाएगा जहां पर अगर हम किसी भी दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें करंट जा रही हो या फिर किसी भी मैग्नेट को लेकर जाए या मैग्नेटिक नीडल या कंपास को लेकर जाए, तो हमें मिलता है मैग्नेटिक नीडल कंपास में डिफ्लेक्शन, और कंडक्टिंग बार जिसमें करंट जा रहा होगा उसको या तो अपनी तरफ खींचेगा या तो रिपेल कर देगा। तो ये था बात हमारा थोड़ा सा कि दैट इज मूविंग चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। फिर थोड़ा सा और आगे पढ़े तो हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, और एक चीज वहां पर नोटिस किया हमने कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन था क्या, करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका रीजन क्या है, वो उसका रीजन है करंट। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने ये सीखा कि भाई ठीक है, सबसे पहला चार्ज के बाद फिर करंट, एंड करंट के बाद दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे क्या, तो हमने फिर इनको चेंज करके देखा, क्या ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है और मैं क्या करंट प्रोड्यूस कर सकता हूं या फिर ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो हाँ, सीखा हम लोगों ने, फैराडेज का एक्सपेरिमेंट किया। फैराडे एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई मेरे पास कॉइल है और उसके पास मैं मैग्नेट को आगे या पीछे करता हूं तो मुझे मिलेगा ईएमएफ या फिर करंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो वहां से इस्टेब्लिश हो गई कि हाँ, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा था। ठीक,
अब इस लेसन में जरूरी बात क्या है, इन सभी को आप एक तरफ से एक एक स्टेप अगर आगे चलते जाए तो आप इसमें यह सीखेंगे दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। या फिर आप बीच में एक चीज और ऐड कर सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करंट, फिर ईएमएफ। ठीक है, तो यानी ओवरऑल समरी ऑफ द लेसन इज, ओवरऑल डिस्कशन इज कि हम ये बता सकते हैं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो यानी ओवरऑल डिस्कशन हमारा यही है। अब ये सारी बातें तो हो गई, इन सारी चीज़ों को मैक्सवेल सर ने एनालिसिस किया। मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, मैक्सवेल सर ने एनालिसिस किया कि भाई ठीक है, मैं सारी चीज़ों को आपको एक पेपर पर डिस्कस करता हूँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसे देखा और यहाँ पर बनने वाले जितने भी लॉज थे, जैसे एक लॉ बोलते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। करंट लॉ क्या होता है, एट द नोड और जंक्शन जितनी आने वाली करंट है उतनी ही जाने वाली करंट भी होगी। ठीक है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फॉर एनी क्लोज सर्किट ऑफ अरेंजमेंट, उसके लिए करंट हर इंस्टेंट पर आपको मिलेगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि करंट का कहीं पर ब्रेक हो। ठीक है ना, दैट इज कंटिन्यूटी, ऐसा बोल सकते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है ना, यानी सब जगह पर करंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोगों ने एक लॉ और सीखा था, दैट इज एम्पियर लॉ। कहां पर सीखा था भाई, ये हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तब। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने एक बात किया कि मेरे पास अगर कोई भी एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, जिसमें मैं करंट फ्लो कराता हूं, तो करंट फ्लो कराने से क्या होगा, मुझे तो मिलेगा क्या, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। जैसे देखो मेरे पास है एक वायर, मैंने स्ट्रेट वायर लिया है और इस वायर में जा रहा है करंट। ठीक है, तो क्या करेगा, अपने चारों तरफ बनाएगा फील्ड। ठीक, और एज पर एम्पियर्स लॉ कि भाई फील्ड बना तो रहे ना, आप कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आ जाओ। जैसे सपोज करो कि ये मैं डिस्टेंस पर आ जाता हूं और आपको अच्छे से पता है कि यहां से मैं किसी भी डिस्टेंस पर चला जाऊं, चाहे इधर चला जाऊं उतनी डिस्टेंस पर, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं, इधर चला जाऊं और इधर चला जाऊं, मतलब इस वायर के चारों तरफ अगर मैं इक्वल रेडियस पर ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये जो आपके पास पाथ बनता है, ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है, इस पर मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, ये जो आपके पास क्लोज पाथ बन रहा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज एम्पीरियन लूप। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्पीरियन लूप। इस लूप पर, इस क्लोज लूप पर मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड का समीशन यानी लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज सम ऑफ टोटल करंट। जितनी भी करंट इस वायर में जारी होगी, इस लूप के अंदर से जारी होगी, उसका कर देंगे म्यू नॉट टाइम्स। ठीक, तो यानी मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से लिख सकता हूं, दैट इज लाइन, इस पॉइंट पर मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैं क्या कर दूं, लाइन इंटीग्रल कर दूं, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट आई नेट। यानी इसके अंदर जितनी भी करंट जा रही होगी उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज दिस। तो यहां से भी लॉजिक देखो क्या है कि करंट है यहां पर और करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो मैक्सवेल साहब ने ये सब ऑब्जर्व करने के बाद कहा कि ठीक है, और मैं यहीं पर ना एक लॉ और डिस्कशन कर देता हूं, दैट इज किरचॉफ का करंट लॉ। करंट लॉ क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी सर्किट ऑफ अरेंजमेंट है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक है, दैट इज एक मैंने ले लिया है, कोई भी ले लो रेजिस्टेंस, मैंने सिर्फ सर्किट बनाना है, सर्किट बनाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। आपके पास कोई बैटरी या सेल मैंने ले लिया है, एक स्विच भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो कि मैंने एक स्विच लगा दिया यहाँ पर और इनको कनेक्ट कर दिया। तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैं यहाँ से कोई भी करंट जा रही है
और याद रखिएगा छोटी सी जानकारी, जो भी करंट को ले जाने वाले लोग हैं, तो करंट किस में फ्लो होता है? कंडक्टर्स में। तो इन करंट को हम लोग नाम देते हैं कंडक्शन करंट। कौन सी करंट नाम देंगे? कंडक्शन करंट। तो यानी इसमें जाने वाली ये जो करंट है, कंडक्शन करंट या फिर करंट, दैट इज कहां से चलेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी से चलेगी, और फिर ये चलते 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 फिर यहां पर आने वाली है, और स्विच को मैं बंद कर दे रहा हूं, बंद। तो करंट क्या करेगी? चलेगी। तो कहने का सेंस क्या है? इस बात से बताना क्या चाहते हैं कि आप अगर कहीं पर भी चेक करो तो आपको करंट मिलेगी। दैट इज करंट, किरचॉफ का करंट लॉ। या फिर आप अगर और अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी आ जाइए, जहां पर भी ज्वाइंट मिले आपको। तो एट एनी ज्वाइंट और जंक्शन, जहां पर भी जंक्शन आपका हो, वहां पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट ही जाएगी, जितनी करंट आ रही उतनी करंट ही जाएगी। ठीक है, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, एंड दिस इज व्हाट? दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है ना, मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समझाया। पहले मैंने सारा डिस्कशन बताया कि क्या करने वाले हम लोग, तो हम लोगों ने ये चीज सीख लिया था। तो मैक्सवेल साहब ने ऑब्जर्व किया सारी चीजों को, और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं सब कुछ मानने को तैयार हूं, लेकिन अब कहानी क्या है? कहानी की ये दोनों लॉ ना वैलिड नहीं हो रहे हैं सब जगह। सब जगह का मतलब उनको क्या मिला? उन्होंने एक लिया कैपेसिटर। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट क्या था और मैक्सवेल ने क्या नया किया। ठीक है ना, इसको एस्टैब्लिश करने में कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट। तो क्योंकि भाई चेंज होगा तभी तो करंट आएगा, उस करंट को भी निकालेंगे। तो मैं पूरी तरीके से डिस्कशन करने वाला हूं कि ये लॉ कहां पर वैलिड नहीं होते हैं, यानी कहां पर इनकी इनकंसिस्टेंसी मिलती है। फिर उसके बाद फिर मैक्सवेल ने उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया, उस करंट को बोलते क्या है, और फिर आगे चलकर हम लोग सीखेंगे मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, पक्का? चलो, और मैं एक चीज यहीं पर और आपको बता देता हूं बच्चों, ये वीडियो आपको मिलेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है ना, ये लेक्चर्स जो होंगे वो कितने पार्ट्स में होंगे? 3 पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा टिल मैक्सवेल रिलेशंस। उसके बाद फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ईएम वेव एक्चुअली में होती क्या है, दिखती कैसी है, प्रॉपर्टीज क्या है उनकी, एंड एट द एंड आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, चलिए तो देखने वाले हैं क्या? मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। तो मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किए हैं? उन्होंने लिया है एक कैपेसिटर। अब आपको अच्छे से पता है कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ अरेंजमेंट, कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ अरेंजमेंट जहां पर 2 कंडक्टर के बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, या फिर इनके बीच में प्रेजेंट होगा इंसुलेटिंग मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक। यानी एक ऐसा सेट ऑफ अरेंजमेंट जहां पर 2 कंडक्टर के बीच में होगा क्या? इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक। उस सेट ऑफ अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, पक्का? काम क्या करता है ये चार्ज स्टोर का काम करता है, यानी चार्ज स्टोरेज का। किसको चार्ज देते जाएंगे तो रखता जाएगा, रखता जाएगा, रखता जाएगा, और कब तक रखेगा? जब तक ये फुल्ली चार्ज नहीं हो जाता तब तक। और फिर उसके बाद क्या करेगा? अगर हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी तो ये सप्लाई करेगा हमें, यानी फुल्ली चार्ज होने के बाद ये फिर इसको सप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैंने ये बनाया है 2 प्लेट, इन दोनों प्लेट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी भी बैटरी या सेल के साथ, क्योंकि मुझे पोटेंशियल तो देना ही है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है इनको एक बैटरी के साथ। यहां पर मैंने लगा दिया है एक स्विच। ठीक, स्विच को ऑन भी कर देता हूं मैं, यानी कनेक्ट भी कर दिया है। ये आपका कैपेसिटर प्लेट है। ठीक, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। बच्चों आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और मैं यहीं पर बता भी देता हूं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ये इस वाली प्लेट को क्या करेगा? पॉजिटिव प्लेट बनाएगा, और ये निगेटिव वाला टर्मिनल जिससे कनेक्ट है ये कौन सी प्लेट बनेगी? निगेटिव प्लेट। यानी ये प्लेट बनने वाली है पॉजिटिव प्लेट,
जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और ये वाली प्लेट बनने वाली है निगेटिव प्लेट, जिस पर निगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, कब तक ये प्रोसेस ऑब्जर्व किया जाएगा? जब तक ये पूरी तरीके से चार्ज नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैक्सवेल साहब ने ऑब्जर्व किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने चेक किया किरचॉफ के लॉ को, चेक किया यहाँ पर। तो यहाँ से करंट चली, तो कंडक्टर में जो करंट जाती है बच्चों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कंडक्शन करंट, जिसको मैं लिख रहा हूँ किससे? IC से। चली यहाँ से, यहाँ पर चेक किया तो वो भी चली, यहाँ पर चेक किया तो भी आपको करंट मिला। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे चार्ज जा रहा था, तो चार्ज यहाँ से आपको करंट जा रहा था, तो क्या मिलेगा? इस पर चार्ज होता जाएगा, और जितना करंट इधर से जा रहा है उतना ही करंट आपको इधर से मिलेगा। यानी कितना करंट? IC। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बात है, करंट यहां से जा तो रहा है, यहां से मिल भी रहा है, दिख तो रहा नहीं है। ये दिख रहा है बीच में तो क्या है? या तो इंसुलेटिंग मीडियम है या तो वैक्यूम है, दैट इज, या फिर डाइलेक्ट्रिक। यहीं से उन्होंने पहले को बोला, दैट इज KCL का लॉ उन्होंने अप्लाई करके देखा, भाई ये तो गलत बात है, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट आ रही है, ठीक बात है, लेकिन यहां तो कुछ होना चाहिए। तो किरचॉफ का करंट लॉ तो वैलिड हुआ नहीं, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक चीज और भी चेक कर लिया जाए। उन्होंने क्या चेक किया? दैट इज ये एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? उन्होंने क्या बताया कि भाई ठीक है, चेक करके देखो जरा, क्या इस रीजन के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है क्या? तो कंपास लेकर गए यहां पर, और कंपास लेकर जाने के बाद, मैग्नेटिक कंपास ले जाने के बाद कुछ डिफ्लेक्शन मिला हमें। मैग्नेटिक कंपास लेकर गए इनके बीच में, तो हमें क्या मिला? देयर इज डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, या देयर इज डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो बात ये हुई कि अभी तक तो हम लोग ये समझ रहे थे कि जब तक करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो मिलने से रहा, ये तो बात तो तय है, क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ा कि दैट इज मूविंग चार्ज की वजह से ही हमको मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होते हुए दिखाई देता है। तो यहां पर तो कोई करंट है ही नहीं, यानी कोई मूविंग चार्ज है ही नहीं बीच में, तो कहां से मिल गया? दैट इज, उन्होंने इसमें भी इनकंसिस्टेंसी मिल गई। किसमें? एम्पियर सर्किट लॉ में। तो देखो भाई, अब इन्होंने क्या किया, दोनों को चेक किया बारी बारी से कि भाई ठीक है, मैं पूरी तरीके से एक बार और देख लेता हूं, क्या मैंने तो कोई गलती नहीं की है। तो उनको क्या मिला कि यहां पर सबसे पहले उन्होंने अप्लाई करके देखा, दैट इज एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ यानी चार्ज जा रहा है, क्या बनाएंगे? एक एम्पियरियन लूप बनाएंगे, इस पर चेक करेंगे कि बताइए जरा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कितना है। तो यहां पर इनको मिला मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, यानी पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल यहां पर इनको मिलता है। कितना मिलेगा? दैट इज वो मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट IC। क्योंकि करंट कितनी? कंडक्शन करंट। तो कहा भाई ठीक है, यहां पर तो देख लिया, यहां पर भी चेक कर लो, यहां भी चेक किया, तो यहां भी सेम मिला, क्योंकि कंडक्शन करंट तो सेम है। ठीक है, फिर कहां चेक किया? पता कर लो, इधर भी चेक कर लिया, इधर भी चेक कर लिया, यानी सभी जगह पर, इतने प्लेसेस पर, 1 2 3 4 जितने भी आप बनाना चाहें, यहां पर इन्होंने सारे प्लेसेस पर चेक करके देखा, क्या यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ वैलिड है? हाँ वैलिड है। कंडक्शन करंट कितना है? करंट है। तो भाई ठीक है, यहां पर उनको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था तो करंट होना चाहिए ना। तो उन्होंने चेक किया कि भाई ठीक है, देखिए जरा यहां पर क्या है। तो इनको यहां से ये मिला कि यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर रहा हूं तो वो तो मुझे कोई करंट है ही नहीं, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया, पॉसिबल ही नहीं है ये, बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गया? ठीक, करेक्ट। ये तो था एम्पियर का जो इनकंसिस्टेंसी था, उनको बताया मैक्सवेल साहब ने। अब होगा क्या? जैसे जैसे चार्ज इस पर आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेरी करेगा। चार्ज ज्यादा बढ़ेंगे, फील्ड बढ़ेगा, चार्ज घटेंगे, फील्ड घटेगा।
यानी फील्ड का वेरी करना, फील्ड क्या करेगा, वेरी कर रहा है। चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, उसको ढूंढते हैं कि भाई बीच में तो कुछ है ना। तो बीच में उन्होंने क्या एज्यूम किया, किसने, मैक्सवेल ने ये एज्यूम किया कि बीच में कोई ना कोई तो करंट है जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो उस करंट को निकालने के लिए उन्होंने काम क्या किया, सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि भाई ठीक है, इनके बीच में मैं ऐसा ले लेता हूं कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप हो रहा है पक्का, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम कितना दिया कि भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है। अब वो कनेक्ट किससे है, वो कनेक्ट है किससे, दैट इज किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी से, जिसके पास पोटेंशियल कितना है, वी पोटेंशियल है। अब अगर मैं ये पूछूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस तो आप निकाल सकते हैं कि भाई इस वाली जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये क्या मिल गया उनको, कैपेसिटेंस। चलिए ठीक है, मान लिया जाए। अब हमको तो इससे मतलब नहीं था, हमको तो क्या चाहिए था, बीच में कोई करंट चाहिए था। तो करंट कैसे मिलेगा, तो करंट मिलने के लिए सिंपल सा बस प्रोसेस यूज किया गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है दैट इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बच्चों, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये तो बात हम जानते हैं। अब करना क्या है कि अगर मैं यहां पर dr, और मुझे क्या पता है कि मुझे चार्ज अगर मिल जाता तो काम बन जाता, तो चार्ज मुझे चाहिए। तो चार्ज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं, दैट इज चार्ज इक्वल टू होता है दैट इज CV। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, CV। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे यहां तक। चार्ज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दैट इज कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। अच्छा, मुझे तो चाहिए करंट, ना इस फॉर्मूले से काम बना, ना इस फॉर्मूले से काम बना, ना इस फॉर्मूले से काम बना। अब सेटअप कहां से होगा, आप आराम से सबसे पहले निकाल सकते हैं दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों, फील्ड बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स। बच्चों मैंने डेरिवेशन प्रॉपरली कराया है, एक प्लेट के लिए कराया, दो प्लेट के लिए कराया। अभी मुझे दोनों प्लेट देखो, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक निगेटिव प्लेट, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा उसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। कितनी प्लेट्स के लिए, दो प्लेट्स के लिए। ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एक फॉर्मूला और जानते हैं कि ये सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर चार्ज पूरे सरफेस पर आ रहा है। करेक्ट है ना। चलो तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए। तो हम यहां से क्या बता सकते हैं, यहां से बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चार्ज अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ध्यान से समझ पाए हैं। अब जरा और समझो जरा, हम लोग एक लॉ और जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से समझाऊंगा मैं, ध्यान से समझेंगे आप। फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी स्पेसिफिक एरिया, मैंने ऐसा ही बताया था। या फिर अगर कोई आपके पास सरफेस है, तो जिस भी सरफेस पर आप निकाल रहे हैं उस सरफेस पर मिलने वाली जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दैट इज, मैं कहां पे लिख दूं, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, दैट इज हम लोग जानते हैं, या तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से। हम लोग ये जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज
ई ए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल एरिया। तो मैं ये लिख लूं यहां से ए को इधर लेकर आऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज ई इंटू ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो मैंने ई ए की जगह पर कितना लिख दिया है, फ्लक्स। हाँ, आप मुझे ये जरूर से बता सकते थे कि सर यहां पर हम तो ये जानते ही हैं कि किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो आप उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस मैंने समझाने के लिए सबसे पहले ये बताया इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है। कैपेसिटेंस हम निकाल सकते थे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चार्ज कितना आ रहा है, दैट इज CV। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या लिख सकते हैं, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। तो हम लोगों ने यूज किसको किया भाई, इनको नहीं, किसको यूज किया, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच में आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने क्या किया, चार्ज की जगह पर प्लेस किया Q अपॉन A, प्लेस कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं, दैट इज फाई ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या फिर जिसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज ई ए। करेक्ट है, मैंने वही किया, यहां से ई को ए से मल्टीप्लाई किया, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ई ए की जगह पर सेट कर दिया है फाई ई। और मैंने ऐसा बोला कि ये टाइम के फंक्शंस हैं, यानी टाइम के साथ साथ ये बढ़ेंगे या घटेंगे, तो टाइम रेट निकाल दिया जाए, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी, करेक्ट, इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, तो लिख दें। तो अल्टीमेटली मिला क्या मुझे, मैं इतना बात करने के बाद आपको बता क्या रहा हूं कि भाई यहां पर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है उसकी वजह से ही तो आएगा करंट, और अगर करंट आई तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सा लॉजिक। और यहां पर कोई करंट दिख तो रही नहीं थी, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इनकी जगह, यहां पर कोई करंट नहीं है, तो करंट का जो पहले इसमें चल रहा था उसी की जगह पर ये, तो इनको हम लोग नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी ये कब एग्जिस्टेंस में आएंगी, व्हेन डी फाई ई अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब आपके पास आएगा ID, यानी ID इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। फटाफट सेटअप कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लाते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी is equal to ID that we are searching for। जो हम लोग सर्च कर रहे थे हमको मिल गया है करंट, करेक्ट, पक्का ना। चलो अब लॉजिक क्या दिया गया कि भाई यहां पर बीच में क्या है, करंट, तो फिर से अप्लाई करके देखा जाए, तो यानी यहां पर एम्पियर सर्किट लॉ अगर अप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा आपको दैट इज म्यू नॉट ID। क्या मिल गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ID। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, IC और ID क्या है, बराबर बराबर, याद रखेंगे आप, IC और ID क्या है, बराबर बराबर। एक चीज यहां से और देखने को मिल सकती है, जहां पर IC है वहां पर ID नहीं, जहां पर ID है वहां पर IC नहीं। जब तक कंडक्टर में चल रही है करंट तब तक कंडक्शन करंट, जहां पर नहीं दिख रही है डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर कंडक्शन करंट। ठीक, तो मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन कर दिया, किसका मॉडिफिकेशन किया, ये जो एम्पियर का लॉ था,
एम्पियर के लॉ में, एम्पियर सर्किट लॉ में मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन कर दिया, या फिर ऐसा बोलें कि उसको करेक्ट कर दिया है। करेक्ट करके उन्होंने क्या बताया कि आप ये बोल सकते हैं कि दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट आई नेट, और उस आई नेट को इन्होंने नाम दिया है दैट इज आई सी प्लस आई डी, यानी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो हम यहां पर सेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल का करेक्शन, मैक्सवेल ने करेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ओवरऑल समरी ऑफ द लेक्चर इज कि आपको वहीं से बेसिक पकड़ के चलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बीच में कौन, करंट। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से ढूंढ क्या रहे थे हम लोग, करंट, और करंट ढूंढ लिया तो करंट की वजह से क्या मिलेगा मुझे, मैग्नेटिक फील्ड। पक्का, क्योंकि करंट का मतलब होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज चल रहा है किसी रेट से। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये था बच्चों पूरा का पूरा डिस्कशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली सेटअप कर दिया जाए कि एक उसको चेंज करेगा तो दूसरा दूसरे को चेंज करेगा। बच्चों मैक्सवेल ने ये काम करने के बाद आप इन दोनों की जो डिसकंटिन्यूटी थी, दैट इज अब डिसकंटिन्यूटी घट चुकी है, या फिर इनकंसिस्टेंसी ऑफ केसीएल एंड एम्पियर सर्किट लॉ दैट इज मॉडिफाइड। यहां पर अब करंट है तो आप ऐसा बता सकते हैं यहां पर भी है करंट, यहां पर भी है करंट, यहां पर भी है करंट, तो आप ऐसा बोल सकते हैं केसीएल चलेगा, यानी कंटिन्यू है। और दूसरा दैट इज आप एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, जितने भी लॉज ये बताएं कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में, या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते हुए दिखेंगे। सारे के सारे रिलेशंस को हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। किसके नाम से यूज करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से। तो आप ये कह सकते हैं यहां पर कि अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैक्सवेल के इक्वेशंस, और एकदम आराम से मैं बताते चलूंगा, आपको एकदम याद होते चलेगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब मैक्सवेल इक्वेशंस। अच्छा, आप ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई काम तो सभी ने किया है, लेकिन क्रेडिट किनका, मैक्सवेल साहब का, जिन्होंने जितनी भी इनकंसिस्टेंसी थी उसको हटा दिया, बस मतलब करेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं करेक्शन कर दिया। तो मैक्सवेल के इक्वेशन में आप बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन को बोलते हैं दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दैट इज किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें मौजूद नेट चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। चलिए, ये था मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, वो क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कहां से, फ्रॉम द गॉसियन सरफेस ना, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स वो होगा 0। ठीक, ये था मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन इज फैराडेज लॉ।
एंड फैराडे लॉ क्या है बच्चों? दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू दैट इज डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई ई यानी डी फाई बी, डी फाई बी अपॉन डी बी। यहां पर ध्यान देंगे, मैं छोटी छोटी चीजें लिखते चल रहा हूं। फाई ई क्या है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर फाई बी क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एप्सिलॉन मैंने बनाया है, ये क्या है? दैट इज ईएमएफ। क्या है? ईएमएफ। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए कायदे से? अब देखो जरा, अगर मैं इस ईएमएफ को रिप्लेस कर दूं, ईएमएफ को रिप्लेस कैसे कर दिया जाए सर, ये बताइए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? E इक्वल टू दैट इज माइनस dV अपॉन dr, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर मैं dr की जगह पर कितना ले लूं? L ले लूं, तो मैं ये कर सकता हूं दैट इज E डॉट dl इक्वल टू माइनस dV। ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E क्या है? EMF। दैट इज, या इप्सिलॉन क्या है? EMF। ये है क्या? ये तो पोटेंशियल है। तो अगर मैं इसको ये कर दूं दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, तो कोई गड़बड़ी तो नहीं करूंगा, उसी को उठाकर यहां पर सेट कर देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं, और माइनस साइन भी हट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू दैट इज व्हाट? दैट इज d phi b अपॉन dt। बच्चे लोग कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन सा इक्वेशन है ये? फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ से हमको क्या मिला था? दैट इज पोटेंशियल या फिर ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो आपके पास ये रहा फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, ये है दूसरा मैक्सवेल रिलेशन, ये है तीसरा मैक्सवेल रिलेशन, और लास्ट में आ जाते हैं दैट इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। दैट इज व्हाट? फोर्थ इज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। करेक्ट, लिख देते हैं फटाफट। तो क्या लिखेंगे? दैट इज आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? दैट इज म्यू नॉट IC प्लस वॉट, क्या लिख सकते हैं? दैट इज इप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt। तो ये था बच्चों आपके पास मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए कायदे से? हाँ, अगर आप बहुत सारी जगह पर आप देखते हैं दैट इज लॉरेंज इक्वेशन भी लिखा रहता है, दैट इज नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स के बारे में आप बात करते हैं, दैट इज QE प्लस QB करके, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल के अगर चार रिलेशंस आपसे पूछे जाएं तो आप प्लीज बस इतना ही लिखेंगे, दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद रखने का टैक्टिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, फिर आप याद रखेंगे फैराडेज लॉ, फिर आप याद रखेंगे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसको किसने मॉडिफाई किया है? मैक्सवेल ने। तो ये मैक्सवेल के चार रिलेशंस है। और लॉजिक क्या है, समरी क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? पक्का समझ पाए कायदे से?